वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर उठाने जा रहे हैं और उसको पढ़ेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? मैटर इन अवर सराउंडिंग। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मैटर के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैटर की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे भाई। डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैटर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज भी यहाँ पे समझेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रोसेस आएंगे, जैसे कि क्या आएगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। फिर इसके बाद लास्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा? एवापोरेशन। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्यादातर स्कूल में पूछा ही जाता है वो कौन सा है तुम्हारा? लेटेंट हीट। तो ये सारी बातें हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। अगर किसी के पास में नोट्स बने हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। पहली बात तो हम लोग इस सेशन में नोट्स के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम लोग जो भी बात करेंगे सिर्फ हवा हवा बिना नोट्स के करेंगे, ठीक है। तो रेडी हो? आगे ना, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत वो नहीं है, ठीक। और इतनी जोर से भी मत बोलना कि मम्मी पापा डर जाए। यस सर, ठीक है। चले भाई, देखो जरा। तो हमारा चैप्टर का नाम है मैटर। एक मिनट में देख लूं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। मैटर इन अवर सराउंडिंग, यही है। अब मैटर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके पास में क्या हो, मास हो और वो ऑक्यूपाई करता हो, क्या ऑक्यूपाई करता हो? स्पेस, ठीक है। दीदी ये नहीं करना है, आवाज आती है, ठीक है। किर के जिसके कानों में ईयरफोन लगे रहते हैं ना उससे पूछो, ये छोटी छोटी आवाजें कितनी भयानक लगती है उनको, ठीक है। चलो, तो ये क्या है? मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके पास में क्या हो, मास हो और वो क्या काम करे बेटा? स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे हमारे आसपास में अगर मैं ढूंढना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो मैटर। बोर्ड हुआ, चौक हुआ, डस्टर हुआ, इसके अलावा चेयर, टेबल, है ना, वॉल, ब्रिक। इवन अगर आपको एक छोटा सा कण दिखाई दे रहा है और वो जगह घेर रहा है और क्या काम कर रहा है बेटा? जगह घेरने के साथ में उसमें मास भी है, यू कैन से दैट इट इज अ मैटर। सर, जो हमारे आसपास में चीजें हैं जो जगह नहीं घेर रही हैं और जिनके पास में मास भी नहीं है, उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन मैटर, ठीक है। ठीक है, या फिर हम लोग उनको वेव्स बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, अलग अलग चीजें उसके नाम से हम उनको जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कोई बताएगा? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्या वेव हो गया, क्या हो गया? एनर्जी हो गया। एनर्जी में जैसे कि साउंड हो गया, लाइट हो गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा हीट एनर्जी हो गया। ये जगह नहीं घेरते हैं तो दीज आर नॉट द मैटर। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। हमने क्या काम किया? इस मैटर को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हमें पता चला मैटर एक छोटी से छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? एटम के नाम से जानते हैं। लेकिन इस चैप्टर में किसी भी एटम के बारे में कोई भी बात करी गई नहीं है। तो आप समझते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा? मोटियन, यानी कि मोशन करते हैं। ये पार्टिकल के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद ये पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा? स्पेस होता है। तो यू कैन से दैट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स। और लास्ट में एक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि जो पार्टिकल है कैसा होता है? टाइनी, बहुत ज्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल। अगर आपको टाइनी याद ना रहे तो क्या बोल सकते हो? इट इज वेरी स्मॉल। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या काम करें? अगर हम यहाँ पे बोले कि सर इसको प्रूव करो एक्टिविटी के द्वारा, इसको प्रूव करो एक्टिविटी के द्वारा, इसको प्रूव करो और इसको प्रूव करो, तो इसको तो बहुत जल्दी से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग छोटे छोटे इसके पीस करने लग जाए तो लास्ट पीस तक भी हम लोग उसको देख पाएंगे। इसके अलावा माइक्रोस्कोप में उसको रख के और पीस करें इसके, तो वहां भी हमें यह विजिबल होगा। तो हमें पता चलेगा क्या कि वाकई में जो हमारा बोर्ड है वो छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं? हम लोग एटम या मॉलिक्यूल्स के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे कहानी सुनो, आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी तो हमारे पास में होगी। दूसरा, आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? ऐसे प्रूव कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने क्या काम किया? पानी लिया, इस पानी के अंदर क्या काम किया? नील, जानते हो नील? मैं नील बोर नहीं, नील, ठीक है। हाँ, ब्लू कलर की, जो कपड़ों पे भी यूज करी जाती है ना। तो हम लोग इसके अंदर नील डाल दें तो आपको ऑब्जर्व होगा पूरे के अंदर क्या होगा? नील नील फैल जाएगा।
अभी नील इतनी सी जगह में था, फिर क्या होगा, पूरे में नील नील फैल गया। सही है। यहाँ से मेरे को एक चीज क्लियर हुई कि एटम के ये जो पार्टिकल है ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की कहानी सुनो। आपसे बोला जाए कि सर एक ऐसी एक्टिविटी बता दो जिससे ये बात पता चल जाए कि जो आपका क्या है आपका पार्टिकल है वो रैंडम मोशन करता रहता है। अब ये पार्टिकल किस तरीके से रैंडम मोशन करेगा, जरा सुनो। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने फिर से पानी लिया। पानी लेने के बाद में हमारे पास में एक चीज होती है KMNO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, पोटेशियम पर मैग्नेट का एक छोटा सा पीस ले लिया, एक छोटा सा क्रिस्टल ले लिया, और थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया इस पोटेशियम पर मैग्नेट ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फैलता हुआ यहाँ पे जा रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक एग्जांपल हुआ कि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक रैंडम मोशन कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत एग्जांपल है। आपने क्या काम किया बेटा, एक अगरबत्ती ली, ठीक है, उस अगरबत्ती को जलाया, तो जैसे ही जलाया तो पूरे में आपको क्या होगा, धुआं 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 होता हुआ आपको दिखाई देगा। वो रैंडम मोशन कर रहा है, इधर से उधर फैलता हुआ जा रहा है। तो ये क्या काम कर रहे हैं बेटा, किस चीज के एग्जांपल हो गए, हमारे रैंडम मोशन के एग्जांपल हो गए। ठीक है ना। इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक। आगे कहानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। सर इनके पास में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या चीज है, ठीक है, क्या है बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर प्रूव करो कि इसके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बहुत आसान है। मैं क्या काम करूं, एक लोहे की क्या काम करूं बेटा, एक लोहे का कुछ ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं तो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक। इसके अलावा अलग अलग यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। ठीक है। जैसे हमने लोहे का बात करी तो लोहे के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ से समझ लिया कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद में और एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ठीक है। स्पेस की बात करें तो मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, तो उसके लिए तो यही तो हमारे बढ़िया काम कर जाएंगे। कैसे कैसे करेंगे भाई बढ़िया काम, कि हमने क्या काम किया, KMNO4 डाला, थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया तो पूरे में फैल गया। ठीक है। तो फैला कैसे होगा, कि पार्टिकल के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, तभी आगे क्या हुआ, फैला होगा। इसके अलावा क्या होता है, परफ्यूम वाला एग्जांपल, परफ्यूम की स्मेल पूरे में फैल जाती है, इसका मतलब पार्टिकल परफ्यूम के पूरे के एयर के बीच में समा जाते हैं, ये चीज होती है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे कहानी, बहुत बढ़िया। देखो छोटी सी बात, हमारा क्या हुआ यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ मैटर यहाँ पे समाप्त हुआ है। ठीक है। अब क्या काम करते हैं, इन पार्टिकल ऑफ मैटर ने क्या काम किया, अलग अलग फोर्सेस के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से स्टेट बना ली। ठीक है। अब पार्टिकल है मैटर का, इन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करी, जैसे कहीं पे फोर्स ज्यादा हो गया, कहीं पे स्पेस ज्यादा हो गया। ठीक है ना। इसके बिहाफ पे क्या चीज बनी बेटा, मेरे पास में क्या चीज निकल गई, अलग अलग प्रॉपर्टीज निकल के आई, और इन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बना ली मैटर की। किसकी अवस्थाएं बनाई है, मैटर की, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है ना बेटा। अब जरा सुनना, स्टेट ऑफ मैटर क्या चीज है, सही है। देखो स्टेट ऑफ मैटर में आप क्या चीज देखोगे, हमारे पास में, हमारे सिलेबस में कितनी स्टेट है, 3 स्टेट है। कौन कौन सी 3 स्टेट है बेटा, एक तो है सॉलिड, एक कौन सा है लिक्विड, और एक कौन सा है बेटा, गैस। ठीक है। 3 तरीके के हमारे पास में स्टेट है, वैसे हम लोग 5 पढ़ते हैं, बट अभी क्या हुआ है, 3 तरीके के स्टेट है। ठीक है। एक प्लाज्मा है, और एक कौन सा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है। इसी का एग्जांपल है कौन कौन सा, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 2 एग्जांपल और हैं इसमें। ठीक है। ये कायदे में आपके सिलेबस से हट चुके हैं, बट फिर मैं आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है। देखो तो इनको हम लोगों ने किस तरीके से बांटा हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। पहला हम लोगों ने क्राइटेरिया लिया है किसका, शेप का। किसका क्राइटेरिया लिया बेटा, शेप का। इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, फिक्स, इसकी नॉट फिक्स, और इसकी भी कैसी बेटा, नॉट फिक्स। आपको यहाँ पे जो शब्द देखने के लिए मिलेगा वो डेफिनेट, इंडेफिनेट और इंडेफिनेट, ये शब्द देखने को मिलेगा। देखो आप जितनी भी अपने आसपास में चीजें देख रहे हो, टेबल, चेयर, ठीक है ना, दीवार आप देख रहे हो, वुडन ब्लॉक आप देख रहे हो, तो ये सब की शेप कैसी है, फिक्स है। ठीक है। इनकी शेप चेंज नहीं हो रही है इतनी इजीली। इवन इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में वाटर है, तो वाटर की क्या होती है बेटी, जैसे हम लोग बीकर को चेंज करते हैं, अभी बॉटल में, बॉटल से निकाल के गिलास में पलटोगे तो गिलास की शेप में आ जाएगा, हाँ है ना, पक्की बात। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, यानी कि डेफिनेट नहीं है। इसके अलावा आ जाओ, शेप का क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा और कौन सा क्राइटेरिया लिया था हमने, याद करो, वॉल्यूम का। ठीक है। अगला क्राइटेरिया जो हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा वो क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम का। ठीक है। तो देख चेक करते हैं किसका वॉल्यूम फिक्स होगा, किसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा।
वॉल्यूम। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है बेटा, फिक्स यानी कि डेफिनिट होता है, ठीक है। वही लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ये भी कैसा होता है, ये भी कैसा होता है बेटा, डेफिनेट होता है। और वही गैसेस का जो होता है वो कैसा होता है, इनडेफिनेट होता है। कैसा होता है बेटा वॉल्यूम इसका, इनडेफिनेट होता है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर क्या बोलोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ATTN, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है थोड़ा सा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम, सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में। तो यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे कैसा होगा बेटा, मिड में आएगा, बीच में आएगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, मिनिमम। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में मिड में, और फिर क्या आएगा बेटा, एयर। ये क्या है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे कहानी देखो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा यहाँ पे हम लोग एक क्राइटेरिया और लेंगे सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई करने के लिए, वो क्या है बेटा, स्पेस, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। अगर यहाँ पे हम लोग स्पेस की बात करें तो देखो, स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होगा, एयर में होगा, ठीक है। स्पेस सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होगा बेटा, एयर में, फिर किसमें होगा, लिक्विड में, और फिर किसमें होगा, सॉलिड में, ठीक है ना। पहला स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होगा, एयर में, फिर किसमें होगा बेटा, लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड में। आपसे बोला जाए कि एक एक्टिविटी के द्वारा इसको प्रूव कर दो कि सबसे ज्यादा स्पेस एयर में होता है, तो आप यहाँ पे बताओगे एयर में स्पेस आपको इसलिए ऑब्जर्व ज्यादा होता है क्योंकि बेटा यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल मिक्स वहीं पे आसानी से होंगे जहां पे स्पेस क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? चलो अब आगे कहानी सर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करें। तो आप क्या काम करो, यहाँ पे वही अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल ले लो। इस अगरबत्ती को जलाओ, जलाने के बाद में क्या होगा, पूरे में स्प्रेड आपको धुआं होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सॉलिड के अंदर ये धुआं मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा लिक्विड के अंदर ये जो डिफ्यूजन होता है बहुत धीरे धीरे करके होता है, ठीक है। चले आगे की बात करते हैं, सही है। इसके अलावा आप और एग्जांपल यहाँ पे बहुत इजीली ले सकते हो, जैसे मैं अपने हैंड को इजीली मूव करा पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और स्पेस क्या होगा, ज्यादा। वहीं वाटर के अंदर डिप करके घुमाऊं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, स्पेस कम। वहीं ऐसे करके तुम लकड़ी में डेस्क में हाथ डाल दोगे, डाल के देखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सही है ना, जिसकी वजह से स्पेस क्या हो गया, बहुत कम हो गया, सही है। ये बात ध्यान रखना, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या, पक्का? चले आ जाओ। नेक्स्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछी जाती है, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? वॉल्यूम कम करने की, द कैपेसिटी टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। जिसमें स्पेस ज्यादा होगा उसको वॉल्यूम हम आसानी से कम कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल लेवल दूर दूर है, लिया पास में, स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होते हैं तुम्हारे, एयर, फिर कौन होता है बेटा, लिक्विड, और फिर कौन होता है बेटा तुम्हारा, सॉलिड होता है, ठीक है। वही लास्ट थिंग क्या आएगी तुम्हारी यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अभी इस चीज को पढ़ेंगे हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी और डिफ्यूजन को, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा अभी पढ़ा है हम लोगों ने, किसके अंदर होगा, एयर में, फिर किसमें होगा, लिक्विड में, और फिर किसमें होगा बेटा मेरे, सॉलिड में होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, पक्का? चलो अब आगे कहानी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा होने जा रहा है क्या, कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? आपने बताया था एबिलिटी टू रिड्यूस द वॉल्यूम, एक ऐसी एबिलिटी जिससे क्या काम कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्या, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी हमने समझ लिया। देखो तो कंप्रेसिबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, देखो कोई भी चीज है, कंप्रेसिबिलिटी हो डिफ्यूजन हो, मेनली किस चीज पे डिपेंड करेगी, या चेंज इन स्टेट हो, वो डिपेंड करेगी बेटा दो चीजों पे। पहला चीज क्या है, प्रेशर, और दूसरा चीज क्या है, टेम्परेचर। आपको हर बार यही जवाब देना है, आपको बस ये बताना है कि किसके बढ़ने से कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी, किसके घटने से कंप्रेसिबिलिटी घटेगी, बढ़ेगी, ये सारी चीज बतानी है। तो कंप्रेसिबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करेगी, पहली चीज क्या है बेटा आपका, टेम्परेचर, और दूसरी चीज क्या है बेटा, प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, क्या होगी, बढ़ जाएगी, सही है ना। प्रेशर बढ़ाने से कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, ठीक है। ध्यान रखो, टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा ताकि गैस क्या हो सके, या कोई भी चीज क्या हो सके, कंप्रेस हो सके। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मुझे कोई चीज कंप्रेस करनी है तो टेम्परेचर करना है कम, और प्रेशर कैसा करना है बेटा, ज्यादा।
अगर मैं टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा कर दूं तो बेटा इतनी चीजें कंप्रेस हो सकती हैं कि गैस को मैं लिक्विड में चेंज कर सकता हूं, और इवन आई कैन चेंज द लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर आपसे बोला जाए कि भाई लिक्विफिकेशन करा दो, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करा दो, यानी कि हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है, इस ऑक्सीजन गैस का लिक्विड बना दो, तो आप क्या काम करोगे? बिल्कुल बन जाएगा। बस आपको क्या काम करना है? टेम्परेचर रिड्यूस करते हुए जाना है, और साथ में क्या करना है बेटा? प्रेशर को बढ़ाते हुए जाना है। इसमें एक बहुत बढ़िया आपका एग्जांपल है, आपको याद भी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। कंप्रेस का मतलब वो दबी हुई है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, उस वॉल्यूम को हम लोगों ने हाई प्रेशर पे रख के क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया, शानदार। आगे की चीजें चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बेटा डिफ्यूजन। क्या है तुम्हारा? डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है कि पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो जाए। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। पार्टिकल है मेरे पास में, पार्टिकल आपस में क्या होने लगे बेटा? इंटरमिक्स, यानी कि घुल मिलने लगे, उस प्रोसेस को क्या बोला गया? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? पहले डिफ्यूजन डिपेंड करेगा बेटा किसके ऊपर? हमारी स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं भाई पानी यहाँ रखा हुआ है, या फिर मैंने क्या काम किया? ईंट ला के रख दी, बोले ईंट को एयर में डिफ्यूज करके दिखाओ, अब हो ही नहीं सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैं कैसे कह दूं कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा? समझ में आया क्या होगा? ठीक है, तो पहली डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा बेटा? नेचर पे। ठीक है, दूसरा नेचर किसका? सब्सटेंस का। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। सेकंड थिंग क्या है? वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा बेटा? मेरे इंक्रीज हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज स्टेट। अभी पढ़ा था हम लोगों ने स्टेट। अगर सॉलिड है तो वहां पे डिफ्यूजन बहुत कम होगा, लिक्विड है तो डिफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होगा, और अगर गैस है तो डिफ्यूजन और तेज हो। इट डिपेंड्स ऑन स्टेट कि आप किस किस चीज को किस में मिला रहे हो। जैसे गैस को गैस में मिलाऊंगा तो बहुत जल्दी डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, गैस को लिक्विड में मिलाऊंगा तो इतनी जल्दी डिफ्यूजन नहीं होता। गैस को सॉलिड में डिफ्यूज कराने की कोशिश करूंगा, डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? सर क्या सॉलिड सॉलिड आपस में डिफ्यूजन करते हैं? हाँ, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बहुत धीरे होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सॉलिड है, कोई दूसरी सॉलिड के ऊपर ऐसे करके रखा हुआ है, क्या यहाँ पे डिफ्यूजन होगा? तो आप जवाब दोगे हाँ, लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है? बहुत ज्यादा स्लो होता है, बहुत टाइम टेकन होता है, मतलब साल भर भी लग जाता है कभी कभी तो। ठीक है, और तब भी जाके बहुत कम डिफ्यूजन आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन हो गया। आगे कहानी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, हाँ जी, किसका? सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूजन ऐसा करो, आप दो ईंट लाके ऐसे करके रख दो, तो आप कुछ टाइम बाद, साल दो साल बाद आके देखोगे, कई बार आपने देखा होगा कॉपी आपने टेबल के ऊपर रखी हुई है, और एक दो महीने बाद उसको उठा के देखते हो तो वो चिपकी चिपकी सी हो जाती है। होता है नहीं होता? तो वो डिफ्यूज हो रही है। हाँ जी, हाँ, चौक एंड बोर्ड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आगे चले। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आओ जरा देखो। तो नेक्स्ट क्या है बेटा? हम लोग आगे की बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इन स्टेट में बदलाव कैसे कर सकते हैं। देखो, इन स्टेट में बदलाव करने का सिंपल सा तरीका है। इनमें जो मेन चीज थी वो थी क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस। अगर मैं मॉलिक्यूल्स को दूर दूर लाके रख दूं तो मेरा स्पेस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया, और स्टेट क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई। और इसी चीज को करने के लिए मेरे पास में दो फिजिकल क्वांटिटीज है। वो कौन कौन सी है बेटा? वो है मेरे पास में कौन कौन सी? एक तो टेम्परेचर, अभी बताया था आपको, और दूसरी क्या है बेटा? प्रेशर है। ठीक है ना? और इस टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके मैं क्या काम कर सकता हूं? इजीली किसी भी स्टेट में चेंज कर सकता हूं। कैसे होगा जरा देखो। अगर हमने क्या काम किया, मान लो कोई भी एक सॉलिड है, ठीक है, अच्छा, एक कॉमन जनरल चीज बनाते हैं, पहले उसके बाद बात करेंगे। हमने क्या काम किया? किसी भी स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज करा, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट डजंट मैटर। टेम्परेचर क्या काम किया हम लोगों ने? इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोले तो ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से, जब पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, इस मोशन की वजह से क्या होगा? एक एनर्जी पार्टिकल्स में डेवलप रहती है, बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उनका मोशन है, वो क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो उनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? इन दोनों में मतलब टकराव होगा। टकराव होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा बेटा? कम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? स्पेस स्पेस
स्पेस बढ़ जाएगा, और स्पेस अगर बढ़ा, ये दोनों चीज हो गई, तो क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। क्या हो गया, स्टेट में बदलाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मैं टेम्परेचर को रिड्यूस करूं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मेरी कम हो जाएगी। जो फोर्स है किस किस के बीच का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो पार्टिकल है वो पास पास में आ जाएंगे, तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही स्पेस रिड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन स्टेट में क्या होगा, तुम्हारा बदलाव हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं सॉलिड को किस में चेंज करना चाहता हूं बेटा, लिक्विड में चेंज करना चाहता हूं, तो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा। ठीक है, व्हाट शुड आई डू, मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा। बढ़ाने की वजह से जो कॉलिजन है या फिर जो भी पार्टिकल का मोशन है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर कम करना है या ज्यादा करना है, आपको ये बात देखना है कि मेरा पहले वाला और जो बाद वाला है, इन दोनों में किसमें स्पेस कम है, किसमें स्पेस ज्यादा है, किसमें अट्रैक्शन कम है, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे मैं सॉलिड से लिक्विड में आ रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और स्पेस कैसा होता है बेटा, कम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, स्पेस कैसा होता है तुम्हारा, ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उल्टा होता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज को पकड़ूंगा बस, क्या, या तो स्पेस को या फिर किसको पकड़ेंगे हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अगर मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे स्पेस ज्यादा करना है तो क्या काम करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है दोनों से मेरा रिजल्ट आ रहा है क्या, टेम्परेचर बढ़ाने वाला। तो मुझे यहां से यहां आने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं चाहता हूं गैस को लिक्विड में चेंज करना। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा है, आया ना, गैस के पार्टिकल के बीच में क्या है बेटा, स्पेस ज्यादा। उस स्पेस को हमें कम करना है, तो कम करने के लिए क्या काम करेंगे बेटा, क्या काम करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके किसमें चेंज हो सकती है, लिक्विड में चेंज हो सकती है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, प्रेशर। क्या है बेटा, प्रेशर। देखो, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो जो पार्टिकल्स है, देखो प्रेशर का मतलब है मैं फोर्स लगा रहा हूं एडिशनल, जो पार्टिकल धीरे धीरे पास में आ रहे थे वो तेजी से पास में आ जाएंगे। ऑब्वियस बात है, अगर तुम लोग खुले खुले बैठे हो, साइड से प्रेशर लग जाए तो तुम दूर दूर हो, प्रेशर लगते क्या होगा बेटा, पास में आ जाओगे, और तुम्हारे बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वही चीज, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाता हूँ, क्या काम किया मैंने, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, तो स्पेस कैसा हो जाएगा बेटा, स्पेस कैसा हो जाएगा, कम। और स्पेस कम होने की वजह से क्या चीज होगी आपकी, चेंज इन स्टेट। और अगर मैं प्रेशर कम करता हूं तो स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा, और मेरा क्या होगा बेटा, चेंज इन स्टेट हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो इसी से यहां से पता चला कि अगर मैं किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना चाहता हूं तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा। वहीं किसी गैस को इसमें चेंज करना चाहता हूं बेटा, लिक्विड में चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम और प्रेशर कैसा करना पड़ेगा बेटा, मेरे ज्यादा करना पड़ेगा। सिंपल सा एक ही फंडा है, बस आपको यही चीज सोचनी है कि यहाँ स्पेस ज्यादा है, यहाँ स्पेस कम है, मुझे स्पेस कम करने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा यही है। इसके अलावा आपसे ये चीज और पूछी जाती है, वो मैं आपको क्लियर करूं। क्या चीज पूछी जाती है कि सर प्रेशर का क्या असर पड़ेगा और टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहता हूँ या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करना चाहते हैं तो क्या चीज हम लोग क्या कैसे करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत बड़ा यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेरे रोल होता है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताओ फटाफट से, किसी को छापना वापना है तो आगे बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। चले देखो, तो मेरे पास में अब जरा यहाँ पे ये चीज होगी। अब देखो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके ही स्टेट में चेंज आपको दिखाई देगा। द स्टेट कैन बी चेंज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। चलो आगे की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे उस टेम्परेचर को पॉइंट के नाम से जानते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखो उससे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, प्रोसेस समझने पड़ेंगे। कैसे प्रोसेस, जैसे कोई सॉलिड है, इस सॉलिड को मैं किस में चेंज करना चाहता हूं बेटा, लिक्विड में। ठीक है, इस लिक्विड को मैं किस में चेंज करना चाहता हूं बेटा, गैस में। और इस गैस को मैं किस में चेंज करना चाहता हूं बेटा, सॉलिड में। आई कैन ऑल्सो रिवर्स द प्रोसेस,
गैस को किस में चेंज करें हम लोग, ठीक है, लिक्विड को किस में चेंज करें हम लोग, और सॉलिड को किस में चेंज करें हम लोग, गैस में चेंज करें। इन प्रोसेस के अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पे हम बहुत सिंपल से प्रोसेस से चलेंगे कि अगर कोई सॉलिड है और वो लिक्विड में चेंज हो रहा हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। बहुत बढ़िया। सब्लिमेशन, बहुत बढ़िया, एकदम वाहियात पना फैला रखा, बिल्कुल पढ़ना लिखना। जब कभी भी एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। मेल्टिंग बोल सकते हो या फ्यूजन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर मेल्टिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आया। मेल्टिंग के एग्जांपल जैसे बर्फ यानी कि आइस, आइस किस में चेंज हो जाए, लिक्विड वाटर में यानी कि वाटर में, ठीक है, ये एग्जांपल आपका हो गया। ठीक, आप क्या काम करते हो, आपने देखा होगा, रियली में तो नहीं देखा होगा लेकिन क्या काम किया होगा, लोहे को रेड रेड पूरा लिक्विड देखा होगा, लावा आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पिक्चर वगैरह में या फिर डिस्कवरी वगैरह किसी वीडियो वगैरह में आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना, लावा एग्जाम्पल है। कोई वीडियो हमने ऐसी देखी होगी कि वहां से पिघलता हुआ लोहा आ रहा है किसी टनल सी के अंदर, ठीक है, तो वहां पे ये क्या है, लिक्विड, लिक्विड है। तो हमने क्या काम किया, सॉलिड को किस में चेंज किया है, वहां पे लिक्विड में चेंज किया है, ठीक है। अब आ गया जो नेक्स्ट है, अगर लिक्विड को गैस में चेंज करें तो क्या प्रोसेस का नाम होगा, प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, वेपराइजेशन। और वही गैस को सॉलिड में चेंज करें तो डिपोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहानी शुरू करते हैं। अगर मैं उल्टा चलता हूं, अब यहां से गैस से हम लोग लिक्विड में किसी चीज को चेंज करें तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करें तो SOLIDI, सॉलिडिफिकेशन। और इसको एक और नाम से जानते हो क्या, फ्रीजिंग, ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग घर पे नाम देते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। अगर किसी चीज को सॉलिड से गैस में चेंज करें तो सब्लिमेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई सब्लिमेशन, कई बार हर स्कूल में सवाल आता है तो आपको इस बात पे ध्यान देना। सब्लिमेशन पे तो पता नहीं क्या है कि आएगा ही आएगा आपका सवाल, ठीक है। सब्लिमेशन के आपको यहाँ पे दो एग्जांपल याद रखने के, ड्राई आइस, क्या एग्जांपल है बेटा, एक क्या है तुम्हारा ड्राई आइस और एक है अमोनियम, जल्दी बताओ, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रख लो तो बहुत बढ़िया है, NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, याद रख लोगे पक्की बात। और एग्जांपल इसके हैं कैम्फर, कैम्फर है, नेप्थलीन बॉल है, ठीक है ना, कैम्फर है और नेप्थलीन बॉल, जो वॉशरूम वगैरह में कपड़ों में हम लोग बॉल रख देते हैं वो है, ठीक है। हाँ हाँ, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये किसके एग्जांपल है बेटे, कुछ डिफरेंट चीज है, इस वजह से इसके एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं, सही है। तो आपका केस स्टडी भी यहाँ से बना देते हैं और बहुत सारे मतलब अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पिकअप करे जा सकते हैं। ड्राई आइस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिडिफाइड, सॉलिडिफाइड क्या, CO2, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आता है अब तक, अगर आपके पीटी वगैरह हो गए होंगे तो पीटी में तो आया होगा इनमें से, और मैं बोलता हूँ बाकी में आता है यहाँ से सवाल, ठीक है। अगर हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम में भी चैप्टर आता है तो ये चीज आपकी पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जरा देखो, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, कौन सा टेम्परेचर होता है जिसपे एक सॉलिड, एक सख्त लौंडा पिघल जाता है, कितने कुछ हो रहे हैं, ठीक है ना, सॉलिड है वो क्या हो गया बेटा, पिघल गया, तो क्या बोलोगे उसको, मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा टेम्परेचर होगा वो, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, जिसमें क्या हो, सॉलिड स्टार्ट क्या करते हैं, मेल्टिंग। या फिर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड किस में चेंज होने लग जाए बेटा, सॉलिड में चेंज होने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट आपका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, BP, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाए, गैस में, लिक्विड किस में चेंज हो जाए बेटा, गैस में चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। चलो यहां तक क्लियर, पक्की बात है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रहेगा क्या क्या होता है, 0 0 100, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर बर्फ जमानी है मेरे को तो कितने पे लेके जाना पड़ेगा, 0 पे, और बर्फ को पिघलाना है तो मेरे को कहां पे लाना पड़ेगा, 0 पे लाना पड़ेगा। बर्फ को जल्दी से जमाना है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक चीज चलते चलते याद रख लेना,
कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद रख लोगे ना, वॉटर की बात चल रही है तो मैंने यहाँ पे एक मैं बता दिया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक याद रख लोगे, पक्की बात। कोई डाउट है अभी तक के सेशन के अंदर? यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज ऑब्जर्व हुई कि जब मैं लिक्विड से गैस में कोई चीज चेंज करता हूँ, या गैस से लिक्विड में, या सॉलिड से किसी भी चीज में मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्टेट चेंज कर रहा हूँ, तो वहां पे टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो 100 डिग्री सेल्सियस से मुझे आइस भी मिल रही है और 100 डिग्री सेल्सियस से मुझे वाटर भी मिल रहा है। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है ना। क्या काम किया मैंने, आइस ली, आइस को बाहर रख के देखा, तो हमने थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा आइस का, तो कितना आया तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस। और वहां पे जो वाटर पिघल के उसके आसपास में है, तो उसका टेम्परेचर नापा, वो कितना आया बेटा 100 डिग्री, सॉरी कितना आया तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ कि यार जब ये पिघल रहा है तो इसके टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था ना, वाटर का टेम्परेचर 0.5 तो 0.0 बना था, कुछ तो आता, लेकिन वहां पे कितना आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। ऐसी हीट जो स्टेट चेंज करने में यूज में आ जाती है सॉरी, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, लेटेंट हीट। कौन सी हीट बोलते हैं? लेटेंट हीट। ये एक हिडन अमाउंट ऑफ हीट है, और लेटेंट शब्द का ही मतलब क्या होता है, हिडन होता है, ठीक है। तो ऐसी हिडन अमाउंट ऑफ हीट जो कि चेंज इन स्टेट में आपकी हेल्प करती है विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, या विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि रेज नहीं, ये डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और यहाँ पे घट भी सकता है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ये दो तरीके की होती है हमारे पास में। लेटेंट हीट पता चल गया, लेटेंट हीट कितने तरीके की होती है? दो। पहला कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और दूसरा कौन सा है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, जब मैं 1 किलो, वेपराइजेशन का प्रोसेस समझो, वेपराइजेशन का प्रोसेस में क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, लिक्विड को किसमें चेंज करना है, गैस में। जब मैं 1 किलो लिक्विड को किसमें चेंज कर रहा हूं, गैस में, तो उस टाइम पे जो हीट निकल के आएगी, या जो लेटेंट हीट होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही है। वही अगर मैं 1 किलो सॉलिड को पिघला रहा हूं, सख्त लौंडा पिघला दिया, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, 1 किलो सॉलिड को। और उस टाइम पे जो लेटेंट हीट होगी, जो हिडन अमाउंट ऑफ हीट होगी, जो कि स्टेट चेंज में हेल्प कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलो को ध्यान रखेंगे, पक्की बात है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का। चले आगे। अब जरा देखो, तो मेरे पास में इतने सारे प्रोसेस हो गए, इन प्रोसेस में तुम्हारे डेफिनेशन भी आती है इन प्रोसेस की। जैसे आपसे बोला जाएगा डिफाइन सब्लिमेशन, डिफाइन डिपोजिशन, डिफाइन सॉलिडिफिकेशन, है ना, फ्यूजन, ये पूछा जाता है, तो बता दोगे डेफिनेशन? एक डेफिनेशन कर लेते हैं। जैसे क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की डेफिनेशन बहुत आम है, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन ये ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात। चलो अब लेटेंट हीट भी हो गया, ये हो गया। देखो लेटेंट हीट पे सवाल आता है, मैं उस सवाल के बारे में बात कर लेता हूँ। आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, तुम्हारी वेपर है, और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर, कौन ज्यादा जलाएगा? बहुत सारे लोग तो बोलते हैं मेरे अच्छे मार्क्स जलाएंगे सर, कोई नहीं जलाएगा, नाना पाटेकर की तरह जलाए, ये अच्छे मार्क्स जलाते हैं सर और कुछ नहीं जलाता। तो आप भी मेहनत करो, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना, समझ आया? तो कौन जलाएगा? वेपर जलाएगा। क्यों जलाएगा? क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होती है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, लेटेंट हीट बोलते हो। अब आपसे बोला जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर है, कौन ज्यादा ठंडा करेगा इफेक्टिव वे में? आइस। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर हीट अमाउंट ज्यादा है, तो ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा? आइस करेगा, ठीक है ना। इस वजह से क्या होगा, आइस आपका ज्यादा ठंडा करेगा, ठीक है। नॉर्मल से ये दो सवाल है आपके, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे क्या होता है। लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, हम लोग लास्ट पे आ गए, देखा कितनी जल्दी आ गए। नेक्स्ट थिंग है क्या हमारा बेटा, एवापोरेशन। दो प्रोसेस है, एक तो वेपराइजेशन, एक क्या है, एवापोरेशन। आपने कभी ऐसा महसूस किया हो आपके हाथ गीले हो रहे और ऐसे ऐसे करके 2-3 बार किया हो और आपका हाथ सूख गया हो? हाँ है ना, ऐसे काम किया है आपने? कभी ये काम किया हो, आपने कपड़े गीले हो और आपने बाहर जाके कूलर के आगे या किसी फैन के नीचे आप लोगों ने उसको सुखा दिया हो, तो कुछ देर बाद आके आप देखते हो तो वो कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं।
तो भाई पानी वेपर में चेंज हुआ है, यही तो हुआ है। और हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर लिक्विड में है, लिक्विड से किस में चेंज होती है, गैस में चेंज होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपराइजेशन। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि वेपराइजेशन तब कहा जाएगा जब ये जो प्रोसेस है किस पे किया गया हो, बॉइलिंग पॉइंट पे। ध्यान रखोगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ये वाला सेम प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, लिक्विड से किस में चेंज हो रही है चीज, गैस में चेंज हो रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एवापोरेशन। क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। तो एवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड चेंजेस इनटू गैस below its boiling, और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो वेपराइजेशन, इट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। आपसे बोला गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, भाप बननी है वेपर की, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। आपसे बोला गया 70 डिग्री सेल्सियस पे वाटर चेंज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज एवापोरेशन। ठीक है ना, समझ में आया। चलो, तो अब एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आओ उन फैक्टर्स को देखते हैं, किन किन फैक्टर्स पे ये जो एवापोरेशन है हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑन विच द एवापोरेशन डिपेंड्स। ठीक है, देखो पहला एवापोरेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है ना, फर्स्ट द एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। पहली चीज क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसे बेटा आप लोगों ने वाटर लिया और क्या काम किया, पेट्रोल लिया। ठीक है, तो वाटर और पेट्रोल में सबसे जल्दी वेपराइज कौन होता है, पेट्रोल होता है। तुरंत हाथ पे रखोगे, ऐसे करोगे, तुरंत क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। सेकंड है सरफेस एरिया। सेकंड क्या है बेटा, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एवापोरेशन कैसा होगा, ज्यादा। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपको अगर कपड़े सुखाने तो फैला के सुखाते हो, ऐसे सुखोड़ के रख देते हो, फैला के। क्यों, क्योंकि फैलाने से क्या होता है, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कपड़े कैसे होंगे, जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, सेकंड है क्या, सेकंड हो गया। थर्ड क्या है आपका, जल्दी बताओ, स्पीड ऑफ विंड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत जोर से चल रहा है। ठीक है ना, क्या हुआ, अगर मैं पंखे के नीचे कपड़े रखूं, तो कपड़ों से समझ जाओगे, पंखे के नीचे मैं यहाँ पे कपड़े रखूं और बिना पंखे के नीचे रखूं, कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा, क्यों बिल्कुल सही है, हवा जितनी चलेगी उतनी जल्दी सूख जाएगा। एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। हर जगह खुजली करने आ रहा है, कौन, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो एवापोरेशन कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं और सर्दियों में कपड़े देर में सूखते हैं। बेशक आपने उन्हें मशीन में क्यों नहीं घुमा दिया स्पिनर में। ठीक है, तो अभी क्या होता है, कपड़े क्या होते हैं बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड, मतलब सूखने का जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट अगला बताओ, नेक्स्ट है क्या, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा तो एवापोरेशन कैसा होगा बेटा, कम। क्यों, क्योंकि एयर में ऑलरेडी बहुत सारी वेपर है, तो एयर के पास में स्पेस कम होगा वेपर को लेने के लिए, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ एवापोरेशन है या एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। बरसात के मौसम में, अब कहो सर तन्हाई के आलम में, आपको पता होगा कपड़े देर में सूखते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो बेशक अपना नॉर्मल सा रहता है, लेकिन वहां पे ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ गया, यहाँ तक चीजें क्लियर। तो ये बात तो हमने किससे सीख ली, कपड़े सूखने से। देखो इसके अलावा यहाँ से और प्रोसेस, मतलब एक क्वेश्चन और आते हैं कि ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है कि कॉटन के कपड़े पहनो गर्मियों में, ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है कि मटके में पानी, ऐसा क्यों होता है कि मटके में जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। डेजर्ट कूलर, जो आपके नॉर्मल घर में कूलर लगे रहते हैं, बड़े वाले जो कूलर है, वो जो बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी में ही क्यों, क्या आपका ठंडा ज्यादा करते हैं। ठीक है ना, इस सब का रीजन क्या है बेटा, एवापोरेशन का ही। आओ पहले मटके वाले का जवाब देखते हैं। ठीक है, कि अर्थन पॉट है, अर्थन पॉट में पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि बेटा अर्थन पॉट पे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद से क्या होता है, पानी बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, और वो जो पानी है वो अंदर वाले पानी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है, भाप बन जाता है। जब अंदर वाले पानी की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाहर वाला पानी कर रहा है। ठीक है, आओ समझते हैं। जैसे क्या हुआ, ये एक मटका है, इस मटके में भरा हुआ है पानी, इसकी सरफेस पे यहाँ पे लगा हुआ है क्या बेटा, पानी। ये वाला जो पानी है, सरफेस वाला पानी, अंदर वाले पानी से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहां से ये क्या हो रहा है बेटा, वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हीट एनर्जी डिक्रीज कहां की हो रही है, अंदर वाले पानी की, जिस वजह से जो आपका अंदर का जो टेम्परेचर है
वो क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? बस सिंपल सा तरीका। सेम कंडीशन कि कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि बेटा कॉटन स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या होता है, जब यहां से एवापोरेशन होगा तो वो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से हमें ठंडा लगता है। ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि आपने अपने हाथ पे सेंट लगाया है, पेट्रोल लगाया थोड़ा सा, तो वहां पे आपको ठंडा ठंडा क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि वो जो सेंट है, वो जो पेट्रोल है जो आपने लगाया है सब्सटेंस, वो आपकी पाल्म से, हथेली से क्या एब्जॉर्ब करता है? हीट एनर्जी, ताकि क्या शो कर सके? एवापोरेशन शो कर सके। यहां तक क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है आपका? डेजर्ट कूलर वाला। डेजर्ट कूलर वाले का एग्जांपल क्यों करता है भाई? सीधा सीधा, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा, ह्यूमिडिटी कम, जिसकी वजह से क्या होता है? एवापोरेशन ज्यादा होता है। तो ज्यादा एवापोरेशन होगा तो ज्यादा ठंडा करेगा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, आपको जैसे ही रिवीजन की जरूरत हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आएगी। प्लीज इस वीडियो को 2x पे ना देखें, नहीं तो ऐसा लगा, ठीक है ना, ऐसे करके आपको आवाज आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत फास्ट है, हमने बहुत तेजी से चैप्टर खत्म किया है। ठीक है, आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं करना है, शेयर करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।